गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फिज़िक्स को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने के लिए और फिर उसे समझाने के लिए मैं हूँ आपकी भागवत मैडम। लास्ट वीडियो का था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें हमने पढ़ा था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकेंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है, लाइट रेज व्हेन मूव फ्रॉम एयर टू एनी अदर मीडियम, मतलब रिफ्रैक्शन में जो दो मीडियम है दोनों में से कोई एक मीडियम अगर एयर है और लाइट रेज कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, एयर से किसी दूसरे मीडियम में, तो ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपल म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा, एयर या वैक्यूम में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहाँ बनेगा, दूसरे मीडियम में, जहाँ से लाइट रे एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस दूसरे मीडियम में बनेगा। अब इसका जैसे एग्जांपल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। इसका क्या मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज़ 1.5। इसका ये मतलब हुआ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका मतलब हुआ कि उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम इज़ 1.5। तो यहाँ पे एयर या वैक्यूम आ गया, दैट मीन्स ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम अब जैसे ग्लास लिया है तो इसको हम म्यू जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लास तो म्यू जी, या इसको हम ए म्यू जी भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ए म्यू जी को हम सिंपल म्यू जी भी लिख सकते हैं। म्यू जी का मतलब ही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसके आगे एयर ए है, दिस इज़ अंडरस्टूड, ये लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है सी डिवाइडेड बाय वी। अब सी बाय वी क्या है, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। एयर से दूसरे मीडियम ग्लास में, मतलब ये अगर एयर है, एयर से लाइट रे जा रही है सपोज वाटर में अगर, सो सी विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वी होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू ये हो जाएगा सी बाय वी। इसको हमने इक्वेशन 1 दिया है क्योंकि आगे इससे हमको रिलेटेड कुछ चीज़ें समझनी पड़ सकती हैं, इसीलिए। सेकंड बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे हमने देखा था एक मीडियम एयर या वैक्यूम होना चाहिए, लेकिन अब रिलेटिव का मतलब भी है यहाँ पे दो मीडियम का कंपैरिजन हो रहा है। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि जब लाइट रे ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब सपोज अगर लाइट मीडियम ट्रैवल कर रही है वाटर टू ग्लास, लाइट मीडियम ट्रैवल कर रही है वाटर से ग्लास, सो वाटर और ग्लास दोनों एयर के अलावा दो मीडियम हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला आता है 1μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first equal to absolute refractive index of second medium divided by absolute refractive index of first medium. That means ये 1 वाटर है और सेकेंड ग्लास है अगर, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये था वाटर है ना और ये था ग्लास, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये ऑलरेडी स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं। अब 1μ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसके पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हमने ये देखा था इक्वेशन 1, उसकी हेल्प से लिख सकते हैं μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय v2, जहाँ पर c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय v2 मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम यहाँ पे हमने लिया है सपोज ग्लास, है ना, सो ये ग्लास हो गया, और डिवाइडेड बाय साइन आर, मतलब μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में c डिवाइडेड बाय v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, सो c डिवाइडेड बाय v2 इस फॉर्मूले से डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय v1, c के साथ c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, μ2 बाय μ1 इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा, v1 बाय v2 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, या μ2 बाय μ1 इक्वल टू, अगर हम सिर्फ ये लेना चाहें, इक्वल टू हो जाएगा v1 बाय v2। अब यहाँ पे देखिए 2 जो सेकेंड मीडियम है यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो यहाँ वेलोसिटी के केस में सेकेंड मीडियम देखिए डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पे μ1 डिनोमिनेटर में है बट यहाँ पे न्यूमरेटर में है, इसका क्या मतलब हुआ, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हायर द वेलोसिटी लोअर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी जितनी हायर होगी रे की या लाइट की, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, या कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वेलोसिटी हाई होगी। अब देखिए यहीं से हम एक और फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, v1 साइन आर इक्वल टू v2 साइन आई, दैट मीन्स साइन आई proportional to v1 and sin r proportional to v2, that means कि more is the angle with the normal, more will be the velocity, नॉर्मल के साथ एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी भी होगी, मोर इज़ द एंगल विथ द नॉर्मल, मोर विल बी द वेलोसिटी, नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट रे की वेलोसिटी भी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या कॉज हो सकता है, क्या रीज़न है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है। केस वन हमने क्या लिया था कि जब लाइट रे मूव करती है रेयरर टू डेंसर मीडियम, अब रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव अगर μ2 है, इस कंडीशन में डेंसर मीडियम μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है,
सो म्यू टू ग्रेटर देन, क्योंकि ये डेंसर है इसीलिए म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन लिखा है। दोनों तरफ म्यू वन से डिवाइड किया तो म्यू टू बाय म्यू वन ग्रेटर देन वन हो गया। अब म्यू टू बाय म्यू वन की जगह हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। सो इसकी जगह हमने लिख लिया साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो जाएगा ग्रेटर देन वन। म्यू टू अपॉन म्यू वन की जगह लिख लिया साइन आई अपॉन साइन आर, जो हो गया ग्रेटर देन वन। अब ये साइन आर यहाँ आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। इफ साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, दैट मीन्स आई ग्रेटर देन आर। सो ये है इक्वेशन 3। अब साइन आई अपॉन साइन आर की जगह अगर हम लिखेंगे v1 अपॉन v2, साइन आई अपॉन साइन आर की जगह v1 अपॉन v2 लिख दिया। सो v1 अपॉन v2 हो गया ग्रेटर देन 1 यहाँ से। सो v1 अपॉन v2 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि ये v2 यहाँ आ जाएगा तो v1 ग्रेटर देन v2। इसका ये मतलब है कि v1 फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी है और v2 सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी है। तो जब रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में आती हैं तो इस रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीज़ होने की वजह से वो फुल वेलोसिटी से इस तरह से स्ट्रेट नहीं जा पाती और टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न और द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसीलिए इस केस में एंगल आई ग्रेटर बनता है एंगल आर से, या एंगल आर स्मॉलर देन एंगल आई होता है। अब उसी तरह से सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में व्हेन द रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर में म्यू टू है और रेरर में म्यू वन है, तो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन हो गया। ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर मीडियम की ज़्यादा है तो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन। ऑल्सो म्यू वन लेस देन म्यू टू, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों तरफ म्यू टू से डिवाइड कर दिया तो म्यू वन अपॉन म्यू टू लेस देन वन हो गया। म्यू वन अपॉन म्यू टू की जगह हमने लिखा साइन आई बाई साइन आर। लेस देन वन पहले भी हम देख चुके हैं, तो अभी हो जाएगा साइन आई लेस देन, ये साइन आर यहाँ आ जाएगा तो साइन आई लेस देन साइन आर, मतलब आई लेस देन आर। तो अब देखिए इसको डायग्राम से भी समझते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू टू और रेयरर का था म्यू वन। सो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई, इसीलिए वो फुल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है रे ऑफ लाइट, इसीलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। और इस केस में एंगल आई जो है वो एंगल आर से स्मॉलर होता है। यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर की जगह हम लिख सकते हैं वी टू बाई वी वन स्मॉलर देन वन। सो ये क्या हो जाएगा वी टू स्मॉलर देन वी वन। यहाँ पे वी वन आएगा, वी वन अपॉन वी टू स्मॉलर देन, और ये हो जाएगा वी वन स्मॉलर देन वी टू, दैट मीन्स वी टू ग्रेटर देन वी वन। अब वी टू ग्रेटर देन वी वन, यहाँ पे ये वी वन था वेलोसिटी और यहाँ पे वी टू थी, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से अब जो है रे ऑफ लाइट बहुत फास्ट मूव होती है सेकेंड मीडियम में, इसीलिए वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, बहुत फास्ट चलती है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिससे ग्रेटर हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस ये हो सकती है कि जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। अब देखिए नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। सो
स्नेल्स लॉ देखते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई हो गया ज़ीरो, तो साइन आई ज़ीरो, तो म्यू साइन आर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ये हो जाएगा ज़ीरो डिवाइडेड बाय साइन आर। तो म्यू साइन आर इक्वल टू ज़ीरो, बट म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो साइन आर ज़ीरो हो गया। साइन आर अगर ज़ीरो हो गया तो एंगल आर भी ज़ीरो हो गया। इसका ये मतलब है कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़ीरो हो तो एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो होगा। और इस केस में क्या होगा, लाइट रे विल नॉट सफ़र एनी डेविएशन, मतलब रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, will not take place and Snell's law not applicable। इस केस में स्नेल लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एंड गुड बाय।